हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा वीडियो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी एमसीक्यू, सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी एमसीक्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपको ऑनलाइन क्लास के जैसे ही हम आपको क्लास कंटिन्यू करवाएंगे। जो सिलेबस है आपको सिलेबस के अनुसार हम आपको रेगुलर क्लास करवा कर आपका एग्ज़ाम होने के पहले सिलेबस कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू के बारे में। तो इसके लिए पहला क्वेश्चन है, विच टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शंट जनरेटर, दूसरा सीरीज जनरेटर, तीसरा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और चौथा ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग का गुण क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लो करंट लो वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है हाई करंट लो वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है लो करंट हाई वोल्टेज और चौथा ऑप्शन है हाई करंट हाई वोल्टेज। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग का प्रॉपर्टी क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लो करंट हाई वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर सॉलिड पोल शूज यूज्ड इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में सॉलिड पोल शूज का उपयोग क्यों किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू रिड्यूस द कॉपर लॉस, मतलब तांबे के नुकसान को कम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू इंक्रीज द रेसिडुअल मैग्नीशियम, मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए। या फिर तीसरा ऑप्शन है टू डिक्रीज द रेसिडुअल मैग्नीशियम, मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है टू reduce द रेलुकेटेंस ऑफ मैग्नेटिक पैथ, मतलब चुंबकीय पथ की अनिच्छा को कम करने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में सॉलिड पोल शूज का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू रिड्यूस द रेलुक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पैथ, मतलब चुंबकीय पथ की अनिच्छा को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज टू मेक अ लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योक। बड़ी क्षमता वाले डीसी जनरेटर योक को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और चौथा ऑप्शन है रोल्ड स्टील। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बड़ी क्षमता वाले डीसी जनरेटर योक को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोल्ड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन अ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सप्लाई आउटपुट कंटिन्यूसली, मतलब लगातार आउटपुट सप्लाई करता है। दूसरा ऑप्शन है मेक आउटपुट इन द यूनिडायरेक्शनल, मतलब यूनिडायरेक्शनल में आउटपुट बनाता है। या फिर तीसरा ऑप्शन है मेक आउटपुट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। या फिर चौथा ऑप्शन है कलेक्ट द आउटपुट फ्रॉम अल्टरनेट कंडक्टर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेक आउटपुट इन द यूनिडायरेक्शनल, मतलब यूनिडायरेक्शनल में आउटपुट बनाता है। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं हर एक क्लास में, हर एक क्लास के जो वीडियो होता है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगा। या फिर मेरा जो वेबसाइट है www.elearniti.in, इसमें भी जाकर आप देख सकते हो, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड डायनामिकली इन अ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पुलेस्टिंग वोल्टेज, दूसरा ऑप्शन है ऑसिकुलेटिंग वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और चौथा ऑप्शन है डायरेक्ट करंट वोल्टेज। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज द फ्लक्स इन एयर गैप, मतलब एयर अंतराल में प्रवाह को बढ़ाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू डिक्रीज द मैग्नेटाइजिंग करंट, मतलब चुंबकत्व धारा को कम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू मैग्नेटाइज द पोल टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स, मतलब कॉइल फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए द्रव को चुंबकित करना। और चौथा ऑप्शन है टू इंक्रीज द
रेलुक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पैथ मतलब चुंबकीय पथ की अनिच्छा को बढ़ाने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू मैग्नेटाइज द पोल्स टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स मतलब कॉइल फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज टू मेक द पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन। बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन, दूसरा कास्ट आयरन, तीसरा कास्ट स्टील और चौथा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कास्ट स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर द पोल कोर स्टैंपिंग लैमिनेटेड इन द डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में पोल कोर स्टैंपिंग को लेमिनेट क्यों किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रेड्यूस द फ्रिक्शन लॉस, घर्षण हानि को कम करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है रेड्यूस द विंडेज लॉस मतलब विंडेज हानि को कम करने के लिए। या फिर तीसरा ऑप्शन है रेड्यूस द हाइस्टेरिस लॉस मतलब हाइस्टेरिस हानि को कम करने के लिए। और चौथा ऑप्शन है रेड्यूस द ईडी करंट लॉस मतलब ईडी करंट हानि को कम करने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में पोल कोर स्टैंपिंग को लेमिनेट क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेड्यूस द ईडी करंट लॉस मतलब ईडी करंट हानि को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शंट जनरेटर, दूसरा सीरीज जनरेटर, तीसरा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और चौथा ऑप्शन है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉम्पेस्टिंग वाइंडिंग इन अ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मिनिमाइज रफ कम्युनिकेशन, दूसरा ऑप्शन है मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रलाइज द डैमेज नाइट्राइजिंग इफेक्ट मतलब विचुंबकीय प्रभाव को निष्क्रिय करता है। या फिर चौथा ऑप्शन है डिक्रीज द एक्साइटेशन करंट ऑफ फील्ड कॉइल मतलब फील्ड कॉइल की उत्तेजना धारा को कम करता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में क्षतिपूर्ति वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रलाइज द डैमेज इफेक्ट मतलब विचुंबकीय प्रभाव को निष्क्रिय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट इफ द शंट फील्ड रेसिस्टेंस इज एबो क्रिटिकल रेसिस्टेंस वैल्यू इन अ डीसी जनरेटर। यदि डीसी जनरेटर में शंट फील्ड प्रतिरोध महत्वपूर्ण प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज इज पुलेस्टिंग मतलब आउटपुट वोल्टेज स्तंभित हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज इज एबो नॉर्मल मतलब आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है जनरेटर फेल टू बिल्ड अप वोल्टेज मतलब जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। और चौथा ऑप्शन है जनरेटर बिल्ट अप वोल्टेज नॉर्मली मतलब जनरेटर सामान्य रूप से वोल्टेज बनाता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि डीसी जनरेटर में शंट फील्ड प्रतिरोध महत्वपूर्ण प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनरेटर फेल टू बिल्ट अप वोल्टेज मतलब जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन आर्मेचर रिएक्शन इन अ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव होता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज मतलब आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज मतलब आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज इज पुलेस्टिंग मतलब आउटपुट वोल्टेज स्तंभित हुआ रहता है। और चौथा ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज विल बिकम जीरो मतलब आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज मतलब आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन बी न्यूट्रलाइज इन लार्ज डीसी जनरेटर्स। बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है यूजिंग कॉम्पेस्टिंग वाइंडिंग मतलब क्षतिपूर्ति वाइंडिंग का उपयोग करके। दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एडिशनल इंटरपोल्स मतलब अतिरिक्त इंटरपोल उपलब्ध करा के। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग ब्रश कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस मतलब ब्रश संपर्क प्रतिरोध बढ़ा के। या फिर चौथा ऑप्शन है
एडिंग रेसिस्टेंस वायर विथ वाइंडिंग, मतलब वाइंडिंग के साथ प्रतिरोध वायर जोड़कर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूजिंग कॉम्पेस्टिंग वाइंडिंग, मतलब क्षतिपूर्ति वाइंडिंग का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट इन द डीसी जनरेटर इफ इट इज केप्ट आइडल फॉर अ लॉन्ग टाइम, यदि डीसी जनरेटर को लंबे समय तक आदर्श रखा जाए तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फील्ड कॉइल रेसिस्टेंस इंक्रीज, मतलब फील्ड कॉइल प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन है आर्मेचर रेसिस्टेंस इंक्रीज, मतलब आर्मेचर का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज द आर्मेचर रिएक्शन, मतलब आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ जाता है। या फिर चौथा ऑप्शन है लॉसेस इट्स रेडिशनल मैग्नेटिज्म, मतलब अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि डीसी जनरेटर को लंबे समय तक आदर्श रखा जाए तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉसेस इट्स रेडिशनल मैग्नेटिज्म, मतलब अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इंड्यूस ईएमएफ ऑफ 4 पोल डायनामोस हैविंग 100 आरपीएम लैप बाउंड एंड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इज 600 द फ्लक्स। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 100 आरपीएम लैप घाव वाले 4 पोल डायनामो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें और कंडक्टर की कुल संख्या है 600, जिसमें फ्लक्स पोल 0.064 डब्ल्यूबी है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था इसके लिए पहला ऑप्शन है 160 वोल्ट, दूसरा 320 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 480 वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 640 वोल्ट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1000 आरपीएम लैप घाव वाले 4 पोल डायनामो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें और कंडक्टर की संख्या है 600 और फ्लक्स पोल 0.064 डब्ल्यूबी है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 640 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ द मेन फील्ड फ्लक्स गेट डिस्टॉर्ट इन द डीसी जनरेटर, यदि डीसी जनरेटर में मुख्य क्षेत्र प्रवाह विकृत हो जाता है तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था इसके लिए पहला ऑप्शन है इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज, मतलब प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है। दूसरा ऑप्शन है इंड्यूस ईएमएफ डिक्रीज, मतलब प्रेरित ईएमएफ कम हो जाता है। तीसरा ऑप्शन नो चेंज इन इंड्यूस ईएमएफ, मतलब प्रेरित ईएमएफ पे कोई बदलाव नहीं होता है। और चौथा ऑप्शन है इंड्यूस ईएमएफ बिकम जीरो, मतलब प्रेरित ईएमएफ शून्य हो जाता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि डीसी जनरेटर में मुख्य क्षेत्र प्रवाह विकृत हो जाता है तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंड्यूस ईएमएफ डिक्रीज, मतलब प्रेरित ईएमएफ कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केस फॉर हैवी स्पार्कलिंग इन ब्रशेस ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का क्या कारण है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट इन फील्ड वाइंडिंग, मतलब फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से। दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट इन आर्मेचर वाइंडिंग, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से। या फिर तीसरा ऑप्शन है एमएनए एंड जीएनए पोजिशनिंग चेंज, मतलब एमएनए और जीएनए की स्थिति बदलने की वजह से। या फिर चौथा ऑप्शन है टू मच स्प्रिंग टेंशन एट ब्रश, मतलब ब्रश पर बहुत अधिक स्प्रिंग टेंशन की वजह से। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का क्या कारण है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमएनए एंड जीएनए पोजीशन चेंज, मतलब एमएनए और जीएनए की स्थिति बदलने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेसिस्टेंस, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मेगर, दूसरा ऑप्शन है मल्टीमीटर, तीसरा ऑप्शन है सीरीज टाइप ओहममीटर और चौथा ऑप्शन है केल्विन ब्रिज। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केल्विन ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टोंग टेस्टर, दूसरा इंटरनल ग्राउलर, तीसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल ग्राउलर और चौथा ऑप्शन है डिजिटल मल्टीमीटर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सटर्नल ग्राउलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर डीसी फील्ड कॉइल, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग वायर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सुपर,
एनमेल्ड कॉपर वायर मतलब सुपर एनमेल्ड कॉपर वायर का उपयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर। तीसरा ऑप्शन है डबल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर और चौथा ऑप्शन है पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुपर एनमेल्ड कॉपर वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग इन द आर्मेचर ऑफ 4 पोल डीसी मोटर। 4 पोल डीसी मोटर के आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 4 पोल डीसी मोटर के आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूल determine the direction of rotation of the armature in DC मोटर। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है राइट हैंड ग्रिप रूल, दूसरा ऑप्शन है राइट हैंड पाल्म रूल, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ डीसी मोटर। डीसी मोटर में करंट की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है राइट हैंड ग्रिप रूल, दूसरा ऑप्शन है राइट हैंड पाल्म रूल, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी मोटर में करंट की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which rule is applied to identify the direction of flux in a DC मोटर। डीसी मोटर फ्लक्स की दिशा निर्देश के लिए कौन सा नियम लागू होता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कॉर्क स्क्रू रूल, दूसरा ऑप्शन है राइट हैंड ग्रिप रूल, तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीसी मोटर फ्लक्स की दिशा निर्देश के लिए कौन सा नियम लागू होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इस तरह से आज के क्लास में हमने आपको इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है और जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए इसके पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप चेक कर सकते हैं, या फिर मेरा जो वेबसाइट है www.elearniti.in, इसमें भी जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।